नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिमों से वोट की अपील पर इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस, 48 घंटे में देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार शाम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। इसमें ममता बनर्जी से चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने को लेकर 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो को मिले इस नोटिस पर सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि ममता दीदी को बीजेपी की शिकायत पर नोटिस भेजा गया है, लेकिन टीएमसी की उस शिकायत का क्या जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से केस बांटने का वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया गया था। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कैश कूपन बांटने की शिकायत के मामले का क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने यह कार्रवाई केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल की शिकायत पर की है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के वोट के लिए मुस्लिमों पर दिए बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसे चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर इसी बयान के जरिए हमला बोला था। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। आक्रामक हुए किसान, हरियाणा में बीजेपी सांसद का किया घेराव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक गुट ने मंगलवार को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायाब सिंह सैनी का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने उनकी कार के शीशों को चकनाचूर कर दिया। सांसद ने कहा कि पुलिस को कुरुक्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर शाहबाद मरकंडा में उन्हें प्रदर्शनकारियों से दूर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, किसानों ने 2 अलग अलग घटनाओं में महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश ढांडा के खिलाफ कैथल जिले में और पानीपत में कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे प्रदेश भाजपा प्रमुख ओपी धनखड़ के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैनी पर हुए हमले को घातक बताया और कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि सैनी पास ही माजरी मोहल्ला में भाजपा के कार्यकर्ता के घर आए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और सैनी के मुताबिक जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की तो 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव किया। कुछ प्रदर्शनकारी तो उनके वाहन पर चढ़ गए और लाठियों से गाड़ी के शीशों को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों के चुंगल से गाड़ी को बाहर निकाला। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में सामने आए 1.15 लाख नए मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 3 दिन में दूसरी बार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1.15 लाख नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को कोविड-19 के 1.03 लाख नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,15,736 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 630 लोगों की जान गई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,28,01,785 हो गई है और 1,66,177 लोग अपनी इस महामारी के दौरान जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में लॉकडाउन के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी, रिस्ट्रिक्शंस को बताया सरकार की तानाशाही। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसी बीच मुंबई के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। व्यापारी कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनमें छोटे कारोबारियों का ध्यान नहीं रखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी व्यापारियों के साथ मिलकर कांदिवली में मोर्चा निकाला और इसे सरकार का तानाशाही कदम बताया। कुछ व्यापारी बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंच गए और सरकार की वजह से व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के बारे में बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सरकार के नए नियम के बाद मुंबई सहित आसपास के इलाकों में अचानक व्यापारियों के भीतर अफरा तफरी फैल गई।
सरकार ने नियम में पहले धारा 144 की बात कही थी, लेकिन बाद में दुकानों को बंद करा दिया गया, जिससे व्यापारी नाराज हो गए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में जाएंगे 9वीं और 11वीं के छात्र, जारी हुए आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने अब 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को बिना किसी एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान किया था। यानी अब सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित कराई जाएंगी, जिनका टाइम टेबल जल्द ही निर्णय के बाद घोषित कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नए केसेस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 55,469 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 297 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 10,040 मरीज सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मिले हैं, जबकि 32 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। असम की लेखिका ने माओइस्ट अटैक में शहीद जवानों का किया अपमान, राजद्रोह का केस दर्ज। जी हां दोस्तों, नक्सली हमले में शहीद जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस ने एक 48 वर्षीय लेखिका को गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। असमी लेखिका शिखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद 22 जवानों को लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने जवानों को शहीद का दर्जा देने पर सवाल खड़े किए थे। इसी पोस्ट के आधार पर हाई कोर्ट के 2 वकीलों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गुवाहाटी पुलिस ने लेखिका शिखा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि शिखा गुवाहाटी की राइटर है और उन्हें IPC की धारा 124A सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को भी माना पब्लिक प्लेस, अकेले गाड़ी ड्राइव करने पर भी मास्क लगाना जरूरी। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस बताया और कहा कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। आपको बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और मंगलवार को 5100 नए केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। यह नवंबर 2020 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5,482 मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमितों की कुल संख्या 6,85,062 हो गई है। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 17,332 हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 11 अप्रैल से सभी ऑफिसों में लगाए जाएंगे कोरोना वैक्सीन, केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्यों से यह भी कहा है कि वो सभी कार्यालयों में कोरोना की वैक्सीनेशन कर दें। हालांकि उम्र की सीमा 45 वर्ष ही रहेगी, लेकिन अब वैक्सीनेशन में तेजी लाने की उम्मीद है। सरकार के आदेश के मुताबिक हर वैक्सीनेशन सेंटर पर दिन में कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। केंद्र सरकार के इस आदेश से उन कंपनियों को भी सहूलियत होगी जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कही थी। अब ऐसी कंपनियां ही नहीं बल्कि सभी कंपनियों में 11 अप्रैल से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि कार्यालय चाहे सरकारी हो या निजी, 45 वर्ष की उम्र से अधिक के हर व्यक्ति के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में सेना ने 13 प्रदर्शनकारियों को उतारा मौत के घाट, अब तक मारे जा चुके हैं 580 लोग। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना का दमन चक्र जारी है। बुधवार को हुए प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने कार्यवाही करते हुए 13 आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं व्यावसायिक राजधानी यंगून में कई छोटे धमाके भी सुनाई दिए। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने चीन की एक कपड़ा फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। इसी बीच देश के सैन्य शासक ने कहा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन देश को बर्बाद कर रहा है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से अब तक 580 लोग सेना की कार्यवाही में मारे जा चुके हैं। आंग सान सू की नागरिक सरकार की बहाली को लेकर उत्तर पश्चिम शहर काले में प्रदर्शनकारी सड़कों पर नारे लगा रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग यंगून के पास बागों में मारे गए। सरकारी इमारतों, मिलिट्री हॉस्पिटल और एक शॉपिंग मॉल सहित यंगून में 7 छोटे धमाके भी हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब चीन से नहीं आएंगे एसी और एलईडी के पुर्जे। कंपोनेंट निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, जल्दी सोलर फोटोवोल्टिक एसी व एलईडी लाइट निर्माण से जुड़े पुर्जे घरेलू स्तर पर ही बनने लगेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सोलर पीवी, एसी व एलईडी लाइट के कंपोनेंट के निर्माण से जुड़े उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मद में सरकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का इंसेंटिव देगी। सोलर पीवी के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए तो एलईडी लाइट व एसी कंपोनेंट के लिए 6,238 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार 13 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा कर चुकी है। इनमें से 9 सेक्टर की पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अभी सोलर पीवी के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर था, जिसमें चीन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि भारत में एसी के कारोबार में सालाना 15 से 20% की बढ़ोतरी हो रही है। देश में एलईडी लाइट का बाजार भी लगभग उसी तेजी से बढ़ रहा है। देश में सालाना 30 करोड़ एलईडी बल्ब बिकते हैं। इनमें से 90% बल्ब भारत में बनते हैं, लेकिन उनके कंपोनेंट दूसरे देशों से आते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को ताइवान की 2 टूक, अगर हमला किया तो हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बुधवार को कहा कि अगर चीन ने हमला किया तो द्वीप अंतिम दिन तक अपनी रक्षा करेगा। जोसेफ वू ने कहा कि सैन्य धमकी के साथ सुलह के चीन के प्रयासों से द्वीप के निवासियों को मिश्रित संकेत मिल रहे हैं। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका भूभाग है। वू ने कहा है कि सोमवार को ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के 10 युद्धक विमानों ने उड़ान भरी और ताइवान के पास उसने अभ्यास के लिए एक विमान वाहक समूह को तैनात किया। जोसेफ वू ने संवाददाताओं से कहा कि हम बिना किसी सवाल के अपना बचाव करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें युद्ध लड़ने की जरूरत हुई तो हम युद्ध लड़ेंगे, और अगर हमें आखिरी दिन तक अपना बचाव करना पड़ा तो हम अपना बचाव करेंगे। चीन ताइवान की लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को मान्यता नहीं देता है, और चीन नेता शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों के एकीकरण को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का कबूलनामा, कहा सबसे बुरे दौर से जूझ रहा है देश। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के सुप्रीमो नेता किम जोंग उन ने कबूल किया है कि उनका देश इस वक्त अब तक की सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। तानाशाह शासक ने अपने देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का ठीकरा कोरोना वायरस महामारी के ऊपर फोड़ा है। प्योंगयांग में मंगलवार को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न शाखा सचिवों को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने यह सच्चाई सभी के सामने स्वीकार की। महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन के दौरान पार्टी के हजारों सदस्यों को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने माना कि उनका देश बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें दोस्तों, कोरियाई प्रायद्वीप की राजनीतिक स्थितियों से वाकिफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग के शासन का 1 दशक पूरा होने जा रहा है। वहीं पहले से ही डामाडोल उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने से फैलने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण बुरी तरह चरमरा गई है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि किम जोंग उन ने मंगलवार को वर्कर्स पार्टी के शाखा सचिवों की बैठक में यह टिप्पणी की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में उत्तर पश्चिम भारत और देश के मध्य भागों में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों तक पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के दक्षिणी तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं हीट वेव की पूरे देश से दूर होने की उम्मीद जताई गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों जैसे जैसे कोरोना के संक्रमितों की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे सोने और चांदी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 587 रुपये बढ़कर 45,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं पिछले कारोबारी दिन यह 45,181 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी 682 रुपये चढ़कर 65,468 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि मंगलवार को 64,786 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1739 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और जबकि चांदी 25.04 डॉलर औंस पर पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 460 अंकों की बढ़त के साथ 49,661 पर बंद, निफ्टी 14,819 के पार। जी हां दोस्तों, बुधवार को निवेशकों के लिए स्टॉक मार्केट मुनाफे वाला साबित हुआ। आरबीआई की मौद्रिक नीति पॉलिसियों का बाजार में फायदा हुआ। सुबह हल्की बढ़त के साथ मार्केट खुला, लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ ली। दिन भर खरीदारी के बाद अब मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई पर सेंसेक्स 460 अंकों की बढ़त के साथ 49,661 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी तेजी देखी गई। निफ्टी 135 अंकों की बढ़त के साथ 14,819 पर बंद हुआ। इंडेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई का बड़ा ऐलान, पेमेंट बैंक के जरिए भी मिलेगी आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी में डिजिटल पेमेंट को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। इस नई पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर होगा, यानी सबसे ज्यादा चलन में रहने वाले पेमेंट वॉलेट पर, यानी फोन पे, मोबीक्विक, अमेजन पे, पेटीएम आदि पर होगा। रिजर्व बैंक ने पॉलिसी में सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरप्रेटेबिलिटी को जरूरी करने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की नई पॉलिसी के मुताबिक जल्द ही आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे पेमेंट ट्रांसफर की सुविधा नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को भी दी जा सकती है। नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। वहीं आरबीआई ने पेमेंट बैंक के जरिए अधिकतम पैसे ट्रांसफर करने की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। अभी तक बैंकों को ही मिलने वाली आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पेमेंट बैंक में भी होगी, यानी जो आपका डिजिटल वॉलेट है वह एक तरह से डेबिट कार्ड के तौर पर काम करेगा, जिससे आप किसी भी जगह भुगतान कर सकते हैं या पैसे पर विड्रॉल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के ऐलान का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो बैंक के अकाउंट से ज्यादा प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने में। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।